ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जो शायद 1979 की क्रांति के बाद का सबसे बड़ा संकट है। सोचिए, एक ऐसा देश जो अंदरूनी असंतोष और बाहरी दबाव के बीच फंसा हुआ है। तो चलिए, आज इस बेहद पेचीदा भू-राजनीतिक संकट को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए सबसे पहले हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने ईरान को इस नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, 28 दिसंबर को जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, वो कुछ ही हफ्तों में इतने बढ़ गए कि बात बाहरी हस्तक्षेप की सीधी धमकी तक पहुंच गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हर बड़े संकट के पीछे एक तात्कालिक वजह होती है, एक चिंगारी। ईरान के मामले में ये चिंगारी थी लोगों की वो गहरी आर्थिक परेशानियां जो लंबे समय से सुलग रही थीं। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, कई चीजें एक साथ हुईं, जैसे देश की मुद्रा, रियाल की कीमत गिरना, महंगाई का बढ़ना और सरकार का ईंधन की कीमतें बढ़ाना और सब्सिडी में कटौती करना। इन सब ने मिलकर आम ईरानी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया और यही गुस्सा फिर सड़कों पर दिखा। ये विरोध प्रदर्शन बहुत जल्द हिंसक हो गए और जब बात आती है कि कितने लोगों की जान गई, तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ अमेरिका और नॉर्वे के मानवाधिकार समूह कहते हैं कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए, वहीं दूसरी तरफ ईरान का सरकारी मीडिया कहता है कि दर्जनों सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है और इसके लिए वो दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये तो बस एक लक्षण है। बीमारी की जड़ें कहीं और बहुत गहरी हैं। वो ईरान की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की अपनी बनावटी कमजोरियों में छिपी हैं। और वो जड़ क्या है? वो है ईरान की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी। ये एक ऐसी समस्या है जो सालों से चली आ रही है और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों और सैन्य हमलों जैसे बाहरी दबावों की वजह से और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। और ये बात एक बड़े मुद्दे पर रोशनी डालती है। किसी भी सिस्टम की असल कमजोरी तभी सामने आती है जब वो अपने ही लोगों की बुनियादी जरूरतों और शिकायतों को पूरा करने में नाकाम रहता है। तो अब तक हमने अंदर की बात की, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के लिए ये चुनौती दो तरफा है, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी। और यही बात इस संकट को और भी खतरनाक बना देती है। मतलब एक ही वक्त पर ईरान को घर में हो रही अशांति और बाहर से सैन्य हस्तक्षेप, दोनों के सीधे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अंदरूनी और बाहरी संकटों का ये मेल स्थिति को बहुत ज्यादा अस्थिर बना देता है। और ये बाहरी खतरा तब बिल्कुल साफ हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे सीधे सत्ता बदलने के लिए उकसा दिया। सोचिए, इस एक बयान ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में घी डालने का काम किया होगा। लेकिन इन बाहरी खतरों के बीच देश के अंदर की तस्वीर भी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। नाराजगी अपनी जगह है, पर एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि लगभग 3 करोड़ लोगों ने हाल के राष्ट्रपति चुनावों में वोट डाला था। मतलब कुल वोटरों का करीब करीब 50%। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नाराजगी तो बहुत है, लेकिन सरकार पूरी तरह से अकेली नहीं पड़ गई है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी शायद राजनीतिक प्रक्रिया से ही बदलाव की उम्मीद रखता है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से राष्ट्र के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं, दो बिल्कुल अलग भविष्य। तो चुनाव सीधा है। एक रास्ता है जबरन शासन परिवर्तन का, जिसमें बाहरी सैन्य हमला हो, जिससे और ज्यादा उथल-पुथल और हिंसा का खतरा, और दूसरा रास्ता है संवाद और सुधार का, जो देश के अंदर से आए और जिससे बाहर से मदद मिले। और जब हम इतिहास को देखते हैं तो वो हमें कुछ सिखाता है। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां बाहर से थोपा गया शासन परिवर्तन समाधान नहीं बल्कि और ज्यादा बर्बादी और अस्थिरता लेकर आया। इन देशों में बाहरी हस्तक्षेप ने स्थिरता लाने की बजाय हालात और बिगाड़ दिए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि असली समाधान संकट की जड़ों को खत्म करने में है, और वो होगा सुधारों से। ईरान को एक और युद्ध की नहीं, बल्कि एक तेज और भरोसेमंद बदलाव की जरूरत है। और इसके लिए बाहरी हमले नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मदद और कूटनीति चाहिए। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है।
और खास तौर पर जो लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति को समझते हैं, उनके लिए ये सवाल बहुत अहम है। आखिर विदेशी हस्तक्षेप कब किसी देश के सुधार में मदद करता है और कब वो एक बड़ी बाधा बन जाता है?